ये बताता है और ये जताता है, ज़रूरत पड़ने पे तमाचा भी मारता है। महुआ बाग वाला घर एक बार फिर से विवादों में है। लोग कह रहे हैं कि जो दस्तावेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग जो दिखा रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि महुआ बाग में जो घर बनाया जा रहा है वो दान में ली हुई जमीन है। अपने करने का वक़्त आता है तो ये अपने नंबर में ज़ीरो लेकर आते हैं। लहरें आई जो नरेंद्र मोदी जी को हिलाने का प्रयास की, उस सुनामी में भी हम सब उनके साथ खड़े न नज़र आए। वहाँ पे राहुल गांधी जी को कांग्रेस को इतने विधायक मिले कि एक स्कॉर्पियो एन में ड्राइवर सहित वो आ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संचित, मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बीते दिनों लालू प्रसाद यादव का महुआ बाग वाला आवास काफी चर्चा में रहा और एक बार फिर से इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार महुआ बाग में जो घर बनवाया जा रहा है वो किसकी जमीन है। कुछ लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो जमीन जो है वो दान में मिली हुई जमीन है। सीधे लैंड फॉर जॉब से भी इसको जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही डीयू का मामला इस समय काफी चर्चा में है। कई वीडियो क्लिप लगातार वायरल हो रहे हैं और अपने अपने लोग तथ्य रख रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूजीसी पे लगातार ये विपक्ष का आरोप है कि यूजीसी पे सरकार जो है वो लोगों को दो धड़े में बांट रही है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड करवा रही है और अपनी राजनीति रोटी सेक रही है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता राहुल आनंद हैं। सर, फिर से एक बार लालू प्रसाद यादव का महुआ बाग वाला घर जो है वो चर्चा में है। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वो काफ़ी संगीन रही है और उनके पास अक्सर ज़मीनों की जो अपार डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक बार उनको सार्वजनिक करना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि उनको ये संपत्ति कहाँ से आई है। और जहाँ तक महुआ बाग वाले प्लॉट पे घर बनाने की बात आती है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जिसकी भूमिका बहुत ही संदिग्ध रही हो, तो उससे ईमानदारी की बात नहीं की जा सकती है। आज लालू प्रसाद यादव जी की ही बात कर लीजिए, आज वो अगर आप सदन से लेकर कोर्ट तक वो अगर घसीटे जा रहे हैं, इस उम्र में भी, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वो उन्होंने जो संपत्ति बनाई थी, वो कहीं न कहीं लिखवाकर ज़बरदस्ती कोई सौदेबाज़ी के तहत ही ली थी, जिसके तहत बहुत सारे मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं और आज उनके पूरे परिवार के ऊपर अगर देखा जाए एक तरफ से, तो कोर्ट में केस चल रहा है, जिसके लिए उनको हाज़िरी लगाने के लिए बार-बार दिल्ली भी जाना तेजस्वी यादव अब आरजेडी के सर्वे सर्वा हो गए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए गए हैं और आज उन्होंने जबरदस्त भाषण दिया। उसमें मोदी जी को लेकर भी कई बातें उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अब पुतिन बनना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोग राजनीतिक के मनोरंजन के पात्र होते हैं। आप राहुल गांधी जी को ले लीजिए या तेजस्वी यादव जी को ले लीजिए। जब अपने करने का वक़्त आता है, तो ये अपने नंबर में ज़ीरो लेकर आते हैं। आप देखिए बिहार की ही जनता ने जो उनको दिया था, मैंडेट दिया था, वो जिस तरह से मोमेंटम बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो बिहार जो ऐतिहासिक धरती रही है, जो ज्ञान की भूमि रही है, वहाँ पे राहुल गांधी जी को कांग्रेस को इतने विधायक मिले कि एक स्कॉर्पियो एन में ड्राइवर सहित वो आ सकते हैं। यानी 6+1 की सीटिंग कैपेसिटी होती है, उसमें वो आ जाएँगे। दूसरी बात करते हैं तेजस्वी यादव जी की, इनका नंबर 2010 से बेहतर ज़रूर है, 5 ज़्यादा विधायक हैं, लेकिन जो प्रतिपक्ष का नेता बनने की हुंकार भरता हो, उसके अंदर क्या ऐसी काबिलियत है? उसके अंदर क्या ऐसी कैपेसिटी है? उसके अंदर क्या वो राजनीतिक नेतृत्व करने की क्षमता है? अगर आप देखेंगे तो भाषण तक ही सीमित है और वो मनोरंजन के एक अखाड़े में वो अपने आप को बस जोकर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, अलग-अलग परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। एक पत्रकार हैं जो सवर्ण जाति से आती हैं और वहीं यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं। दोनों के बीच जमकर वाद-विवाद हुआ। कैसे देखते हैं इसको? लगातार लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद, जातिवाद को बढ़ावा देने का ये प्रयास है। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद होने के बाद से जो अस्थिरता रही थी और जो 70 साल का जो शासनकाल था, उसमें हिंदू अपने आप को भूल गए थे। और जब एक ऐसा शासक आया जो हिंदुत्व को विचारधारा को मजबूत करने लगा और भगवा का परचम लहराने लगा, उसके बाद जो असामाजिक तत्व हैं, उन लोगों ने एक तूल पकड़ा। और जिस तरफ आप इशारा कर रही थी प्रश्नों के उत्तर उधर जाने से पहले आपको मैं इस चीज़ को बोलूँगा कि जो मामला है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट अम में है, तो हमें लगता है उसका इंतज़ार करना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सबसे अच्छी बात कही थी, सबका साथ, सबका विकास और सबके सम्मान की बात की थी, तो उस पे भरोसा रखना है और उस विश्वास को बनाए रखना है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आप 14 साल दो माफ़ कीजिएगा 2014 के बाद से आप लगातार देख लीजिए ऐसे कई लहरें आई जो नरेंद्र मोदी जी को हिलाने का प्रयास की, उस सुनामी में भी हम सब उनके साथ खड़े नज़र आए। ये प्रदेश की जनता की बात करिए या देश की जनता की बात कर लीजिए और ख़ास करके बिहार के अंदर जो 89 सीट आई है भारतीय जनता पार्टी को, वो एक भरोसे का सबूत है और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ और जो जेएनयू की जो आप प्रश्न की जो आप चर्चा कर रही हैं, उसके तहत अगर एक बात कहूँ तो जेएनयू एक ऐसी धरती रही है जहाँ अक्सर राष्ट्रवाद को गाली देने का काम किया गया है और वहाँ पे कुछ
बीमार मानसिकता के लोग वहाँ पे रहते हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं लाइमलाइट में रहने के लिए। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से परे होकर हमें बात करने की ज़रूरत है और राष्ट्र के हित के लिए सब जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश को संबोधन करते हैं तो 140 करोड़ देशवासी कहते हैं। हुँ, ना कि वो कहते हैं कि इसमें मुस्लिम कौन है, इसमें हिंदू ब्राह्मण कौन है, इसमें अन्य जाति के लोग कौन है, राजपूत कौन है। वो हमेशा हिंदू की बात करते हैं और हिंदुत्व में वो सभी लोग आते हैं और हम मान के चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी रही है कि हमारे देश के अंदर हिंदुत्व की जो लहर है, वो परचम रहेगी और इसे कोई नहीं हिला सकता है। सर यूजीसी का मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार अब लोगों को जो है वो 2 धड़े में बाँट रही है। सवर्ण वर्सेस दलित करने का प्रयास कर रही है। बैकवर्ड फॉरवर्ड खूब हो रहा है। जो लोग अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो काफ़ी सम्मान करते थे, वो लोग गालियाँ दे रहे हैं। जो लोग अब तक विरोध कर रहे थे, वो इस मामले को लेकर सम्मान कर रहे हैं। तो क्या समाज को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपनी जो राजनीति की जब शुरुआत की थी, हुँ, तो वो हिंदुत्व को लेकर की थी जी। और हिंदुत्व में ना कोई बैकवर्ड है, ना कोई फॉरवर्ड है। अगर बात करें जो दलित शोषित वर्ग है, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके हम पक्षधर हैं। उसके साथ हम आज भी खड़े हैं क्योंकि जब हम 21वीं सदी के भारत की बात करते हैं, तो जी। हम 15वीं सदी, 16वीं सदी और 17-18वीं सदी की बात नहीं करेंगे। तो ये मेरा मानना है कि हमारा जो देश है भारत, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काफ़ी सशक्त है, मजबूत है और हमारे देशवासी जो हैं, उसके वो उसके उस इंजन के कल पुर्जे हैं। जी। किसी-किसी को कभी अहम हो जाता है कि कोई अगर गाड़ी का नट ढीला हो जाए तो लोगों को लगता है कि उस नट को इस अहम हो जाता है कि मेरे बिना गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसी बात नहीं है। उसको हटाने के बाद भी गाड़ी चलेगी। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, वो 140 करोड़ देशवासी हैं और जो नट है, जो विपक्ष इसको भुनाने का प्रयास कर रहा है, उसको लगता है कि हम हमारे बिना सत्ता नहीं चल पाएगा तो ये इसकी गलतफ़हमी है। सर प्रशांत किशोर का दर्द एक बार फिर से छलका है। उन्होंने कहा है कि जो लोग हमारे साथ रहते थे, हमारे साथ फ़ोटो खिंचाते थे, उन लोगों ने भी हमें वोट नहीं दिया। यही कारण है कि पूरे तरीके से देखिए, प्रशांत किशोर जी का दुःख जायज़ है। एक आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है और एक बंतुलेस की लड़ाई होती है। आपने देखा होगा कि जब भी प्रशांत किशोर जी जब आते तो उनके बातों में एक एरोगेंसी रहता था। वो जिस तरह से मीडिया को संबोधित करते थे और अपने आप को सर्वोपरि इंसान मानते थे, तो ये लोकतंत्र है। ये बताता है और ये जताता है, ज़रूरत पड़ने पे तमाचा भी मारता है। और प्रशांत किशोर जी को मुझे लगता है कि जब जगा तब भी सवेरा। उनको इस चीज़ का एहसास हो जाना चाहिए कि सलाह दे बिहार रहे हैं प्रशांत किशोर को। भाई वो तो कहते हैं कि हमने तो देश में प्रधानमंत्री बना दिया है, जबकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। वो तो ये भी कहते हैं कि हमने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि 2005 के पहले नीतीश जी मुख्यमंत्री बने ही नहीं थे। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं, जो लहर के साथ आती है, जाती है, हवा में उड़ते रहते हैं, तिनके बिखर गए और आज भी वो गोरैया घर बनाने का प्रयास कर रही है। उनको बिहार में सीखने की ज़रूरत है और बिहार में वो जो थर्ड फ्रंट बनाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें जाकर उनको देखना है कि आखिर बिहार की हवा किस तरफ है? विकास की तरफ है कि बंटू लेसों की तरफ है? सर बंगाल चुनाव में बीजेपी का इस बार क्या स्टैंड रहने वाला है? ममता बनर्जी काफ़ी आक्रामक हैं। हमारे देश में कहीं भी जब चुनाव होता है, जी। तो जो विपक्ष होता है वो आक्रामक भूमिका में रहता है हुँ, और वो जताने का और दिखाने का निश्चित रूप से प्रयास करता है। लेकिन जो बयार है वो बदली हुई है और सुलझी हुई है, साथ ही साथ हुँ, परफॉर्मेंस की तरफ रिफ़ॉर्म कर कर जाने की तैयारी में है। तो जो सेलेक्टिव लोग होते हैं, वो कलेक्टिव की बात नहीं करते हैं, यानी कि ममता दीदी, वो सेलेक्टिव एजेंडे पे काम करती हैं और हम कलेक्टिव एजेंडे की बात करते हैं और रिएक्टिव परिणाम देने की उम्मीद रखते हैं। समय आने दीजिए, पता चल जाएगा कि क्या होना है। कई बार से मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी वहाँ पे। लगता है इस बार बीजेपी वहाँ कुछ कमाल कर पाएगी? क्योंकि लगातार आप लोग कमाल करते आ रहे हैं। अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ था उसमें भी आप लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। देखिए जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है और जी। उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो हुँ, उसकी हौसला अफ़ज़ाई बहुत होती है हुँ, और उसको कहा जाता है कि तुम और अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाने हैं। तो बंगाल हमारे लिए बिल्कुल वही है और जो ये गंगा की जो धारा बह के जा रही है बिहार से बंगाल की तरफ, जी। वो निश्चित रूप से कोई उम्मीद की किरण सूर्य की तरफ से और पवित्रता जो बंगाल को चाहिए, वो गंगा की तरफ से
निश्चित रूप से मिलेगा और माँ काली की जो धरती है, वहाँ हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी वो भगवा लहराकर एक नए बंगाल को बनाने का काम करेगी और जो लोग बंगाल में शासक बनकर तंत्र को तोड़ने का, निचोड़ने का प्रयास करते हैं, उनको एक करारा तमाचा निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए राहुल आनंद थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पे इन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरीके की राजनीति अब तक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव करते आ रहे हैं, इससे अब कुछ नहीं होने वाला है। महुआ बाग वाला घर एक बार फिर से विवादों में है। लोग कह रहे हैं कि जो दस्तावेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग जो दिखा रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि महुआ बाग में जो घर बनाया जा रहा है, वो दान में ली हुई जमीन है। अब लोग इतने तो जानते ही हैं कि आखिरकार इतनी महंगाई में दान में जमीन जो है वो किसको मिलता है। इसके साथ ही हमने यूजीसी के मुद्दे पे भी बात किया। लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि समाज को दो धड़े में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। डीयू की सच्चाई पे भी हमने थोड़ा मोड़ा जिक्र किया। इसके साथ ही बंगाल में बीजेपी का इस बार क्या स्टैंड रहने वाला है, इस पे भी बात की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।